जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, इनकम टैक्स के सबसे महत्वपूर्ण और इनकम टैक्स के सबसे बड़े चैप्टर की शुरुआत इसी क्लास से होगी। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले भैया इस चैप्टर में आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। जितना नियम मैं बताऊं उन नियमों को आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, नोट्स बना लेना है। हमारे भरोसे नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि हम नोट्स स्टूडेंट को कभी कभी देने में असमर्थ रहते हैं। क्योंकि आप लिखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। चैप्टर बड़ा है, सब्र बनाना पड़ेगा। तो आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है हिंदी में वेतन शीर्षक से आय, या वेतन से आय लिख लेंगे या वेतन शीर्षक से आय लिख लेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। अंग्रेजी में लिखिएगा इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम सैलरीज। आपको जानकारी होना चाहिए, मैंने टोटल इनकम नाम लिया था जब आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था, तो टोटल इनकम नाम लिया था। मैंने पहला बताया था इनकम फ्रॉम सैलरी, हिंदी में वेतन शीर्षक से आय। दूसरा मैंने बताया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। तीसरा मैंने बताया था इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, व्यवसाय एवं पेशे से आय। चौथा मैंने बताया था कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। पांचवा अन्य साधनों से आय। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी होगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, सबसे पहले वेतन से आय, आय का प्रथम शीर्षक है। इनकम का जो पहला हेडिंग है, पहला हेड जो है इनकम फ्रॉम सैलरी है। कोई व्यक्ति 5 जगह से पैसा कमाता है, मैंने बताया है, तो यहाँ पर सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी की बात होगी। आपको जानकारी के लिए बता दूं, दूसरा पॉइंट, इनकम टैक्स की दृष्टि से मजदूरी एवं वेतन में कोई अंतर नहीं होता है। बाकी मजदूरी में वेतन होता है, मजदूरी और वेतन में तो अंतर होता ही है, लेकिन इनकम टैक्स के परिप्रेक्ष्य में मजदूरी और वेतन में कोई अंतर नहीं होता। मजदूरी वहाँ दी जाती है जहाँ श्रम को प्रधानता दी जाती है, वेतन वहाँ दिया जाता है जहाँ दिमाग को प्रधानता दी जाती है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। मजदूरी वहाँ दी जाती है जहाँ श्रम, जहाँ मेहनत वाला ज़्यादा काम होता है। वेतन वहाँ दिया जाता है जहाँ पर दिमागी से कोई पढ़ाई करता है, कोई पढ़ाता है, वहाँ वेतन दिया जाता है। कोई कहीं नौकरी करता है, वहाँ वेतन दिया जाता है। आपको बताना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले वेतन से आशय लिखना पड़ेगा। अपनी कॉपी में एक एक टॉपिक लिखना पड़ेगा। वीडियो चाहे जितनी देर की हो, अगर अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो देखना पड़ेगा। वेतन से आय, वेतन से आशय,
ये आना चाहिए। जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। वेतन से आशय में आपको लिखना है नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवा के पहले जो उनकी सेवा के बदले जो पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है उसे वेतन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नियोक्ता का मतलब क्या होता है? नियोक्ता का मतलब होता है मालिक। नियोक्ता का मतलब क्या होता है? मालिक। अपने कर्मचारियों को क्या करता है? कर्मचारियों की सेवा के बदले जो पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए। जैसे कोई व्यक्ति किसी कॉलेज में नौकरी करता है, पढ़ाता है, तो पढ़ाना सेवा है। मालिक जिसने नौकरी दी है, जैसे सरकारी होगा तो सरकार, प्राइवेट हो तो प्राइवेट का प्रबंधक, अपने कर्मचारियों को जो भुगतान करेगा उनकी सेवा देने के बदले, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा वेतन। नियोक्ता द्वारा यानी कि मालिक द्वारा अपने कर्मचारियों को उन कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवा के बदले में जिस राशि का भुगतान किया जाएगा उसे वेतन कहेंगे। एकदम साफ साफ लिख रहा है, आसान भाषा में लिखा है। किसी कंपनी में नौकरी करता है कोई व्यक्ति तो उसको वेतन दिया जाता है क्योंकि उसकी सेवा ली जाती है। चाहे वेतन दिया जाए, चाहे क्या दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को, कर्मचारी जो सेवा देंगे उसके बदले जिस राशि का भुगतान किया जाएगा उसे वेतन के नाम से जाना जाएगा, उसे सैलरी के नाम से जाना जाएगा। मैंने बता दिया पहले, वेतन और मजदूरी में कोई अंतर नहीं है। याद रखिएगा, इतना समझ में आ गया होगा। और आपको जानकारी होनी चाहिए, वेतन के लिए नियोक्ता और मालिक का संबंध होना जरूरी है। किसका? नियोक्ता और मालिक का होना जरूरी है। जैसे कोई सांसद वेतन पाता है तो उसे वेतन शीर्षक में नहीं रखते हैं, क्योंकि सांसद का कोई मालिक नहीं है, सांसद जनप्रतिनिधि होता है। विधायक कोई वेतन पाता है तो उसको भी वेतन शीर्षक में नहीं रखेंगे, उसको अन्य साधनों में रखेंगे। वो बात आएगी, देखी जाएगी, लेकिन वेतन का मतलब समझो। नियोक्ता और मालिक का संबंध होना बहुत ज़रूरी है। बिना नियोक्ता और मालिक के संबंध नहीं है तो वेतन नहीं कहा जाएगा। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। ध्यान दीजिएगा, वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें जो आपको हेडिंग डालना है। आपको ध्यान देना है, किताब नहीं छूनी है अभी, जब सवाल आएगी तब किताब छूने का काम करेंगे। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आप लिखिए हेडिंग वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। वेतन के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात होगी वेतन। हेडिंग दिया है वेतन। इसका मतलब क्या है भैया? चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे निजी कर्मचारी हो,
यानी कि चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे उच्च पद पर हो, चाहे निम्न पद पर हो, और चाहे, ठीक है, मजदूरी पाता हो, सबको वेतन में शामिल किया जाएगा। चाहे जिस कैटेगरी का होगा, वेतन किसे बोला जाएगा, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे 2,000 रुपया पाता हो, अगर उसको महीनवारी वेतन मिलता है, मजदूरी मिलती है, तो वेतन व मजदूरी उसको बोला जाएगा। चाहे उच्च पद हो, चाहे निम्न पद हो, वो अलग बात है। उच्च पद वाला ज़्यादा पैसा पाएगा, निम्न पद वाला कम पैसा पाएगा, वो अपने स्थान की बात है, लेकिन वेतन कहा जाएगा। बी आपको लिखना है नियोक्ता। दूसरा लिखना है वेतन वाले में नियोक्ता। नियोक्ता में आपको ध्यान देना है, नियोक्ता में क्या लिखना है, नियोक्ता कोई व्यक्ति हो सकता है। नियोक्ता का मतलब मालिक। भाई हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ ज़रूरत हो तो मैं किसी को रख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई व्यक्ति मालिक हो सकता है। कौन? कोई व्यक्ति मालिक हो सकता है, कोई कंपनी मालिक हो सकती है, कोई संस्था मालिक हो सकती है, कोई फर्म मालिक हो सकती है, कोई सरकार हो सकती है। मालिक कोई भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई संस्था हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई, ठीक है। आपको तीसरे पॉइंट पर ध्यान देना है, एक से अधिक नियोक्ता। एक से अधिक नियोक्ता का मतलब क्या होता है? कोई कर्मचारी, ध्यान दीजिएगा, कोई कर्मचारी कई जगह नौकरी करते हैं। मनीषा जी नमस्कार, ध्यान दीजिएगा, कोई कर्मचारी कई जगह नौकरी करते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर मानूं, आप मानिए कहीं पर अलग किए नौकरी, कहीं पर अलग किए, मतलब कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहता है एक कर्मचारी एक से अधिक नियोक्ता के यहाँ एक ही समय में पार्ट टाइम जॉब करता है, परंतु सभी से प्राप्त वेतन, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति एक से अधिक पर नौकरी करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, तो सबका प्लस कर लिया जाएगा, तब उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। याद रखिएगा, एक क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना। चौथा नंबर कहता है वेतन की प्राप्ति। वेतन की प्राप्ति, वेतन की प्राप्ति में कह रहा है अग्रिम, अगर कोई वेतन प्राप्त करता है, एडवांस कोई वेतन प्राप्त करता है, कोई बकाया वेतन प्राप्त करता है, कोई चालू वेतन प्राप्त करता है, सबको वेतन शीर्षक में शामिल किया जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी में सबको शामिल किया जाएगा, याद रखिएगा, ये सब मेन पॉइंट हैं। उसके बाद कहा गया है अर्जित होने का स्थान। पांचवा नंबर, वेतन अर्जित होने का स्थान। वेतन कहाँ पर अर्जित होता है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कहाँ होता है इससे कोई मतलब नहीं होगा। जैसे भारत में सेवारत है तो भारत में मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर भारत के बाहर जाता है तो भारत के बाहर उसको मिलेगा, इसको याद रखना। छठा नंबर, मालिक एवं नियोक्ता का संबंध। वेतन शीर्षक में उन्हीं इनकम को शामिल किया जाएगा जहां पर मालिक और नियोक्ता का संबंध हो। जैसे फॉर एग्जांपल, हम किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, हमें किसी कॉलेज वालों ने
रखा है अपने यहाँ, कोई बात नहीं है, अभी दिख जाएगा। हम किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, हम किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, तो वो हमारा मालिक है, वो हमारा बॉस है, मैं उसका नौकर हूँ। आपकी संस्था है तो आपके यहाँ कोई नौकरी करता है तो आप उसके बॉस होंगे, आप उसके मालिक होंगे। नियोक्ता और मालिक का संबंध होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई विधायक होता है, कोई सांसद होता है, कोई एमपी होता है, कोई एमएलए होता है, तो उसको भी वेतन मिलता है। आपको जानकारी होनी चाहिए, अभी आपको आगे मिलेगा भी। अगर कोई एमपी एमएलए को वेतन मिलता है तो हमारा नौकर नहीं है, वो हमारा जनप्रतिनिधि है। ठीक है, हमारा जनप्रतिनिधि। ध्यान दीजिएगा, नियोक्ता और मालिक का संबंध जनप्रतिनिधि के साथ नहीं होता। जनप्रतिनिधि मतलब सांसद और विधायक, यहाँ पर याद रखिएगा। उसका जो वेतन होता है, वेतन शीर्षक में नहीं कर योग्य होगा। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो वो जो प्रैक्टिस करता है प्राइवेट, उसके लिए जो उसको वेतन वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, उसे वेतन में नहीं शामिल करेंगे। वेतन में वही शामिल होगा अगर कोई डॉक्टर है, किसी अस्पताल में नौकरी करे, नौकरी के बदले उसे वेतन मिले, तो वहाँ पर मालिक और नियोक्ता का अगर संबंध होगा तो उसे वेतन में शामिल किया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति इंजीनियर है, किसी कंपनी में नौकरी करे, तो उसको वेतन में शामिल करेंगे, वेतन मिलेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, हम हैं कोचिंग पढ़ाते हैं, तो हमें फीस मिलती है, वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। हम किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं तो उसे वेतन में शामिल किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आपको अगला ध्यान देना है। अमित जी गुड इवनिंग। 7वां नंबर आपको ध्यान देना है, कहता है संसद सदस्य का वेतन। संसद सदन को जो वेतन मिलता है, वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी, ध्यान दीजिएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में कर योग्य नहीं होगा। मैंने पहले बता दिया, मालिक और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं होता है। 8वां नंबर आपको बताना चाहते हैं, दिया है साझेदार का वेतन। देखो, साझेदार का वेतन का मतलब क्या होता है। जब आप साझेदारी चैप्टर कभी पढ़े होंगे तो उसमें निर्णय लिया जाता है कि साझेदारों को भी कुछ सैलरी दिया जाए। इसको भी इनकम फ्रॉम सैलरी में नहीं शामिल किया जाता है, इसको याद रखिएगा, इसको सैलरी में नहीं शामिल किया जाता है, इसको व्यापार एवं पेशे में शामिल किया जाता है। ठीक है, और साझेदार को वेतन सैलरी में नहीं शामिल किया जाएगा, सैलरी में नहीं शामिल किया जाएगा संसद सदस्य का वेतन, क्योंकि मालिक और कर्मचारी का यहाँ पर संबंध नहीं है। उसके बाद 9वां करमुक्त वेतन। करमुक्त वेतन किसे कहते हैं? कहा गया है कर्मचारी के वेतन पर देय आयकर नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है ऐसी दशा में। ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। जैसे बहुत सारे लोग कंपनियों में नौकरी करते हैं, वो सोचते होंगे कि हमको तो टैक्स नहीं चुकाना पड़ रहा है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी, ये सैलरी देना है कंपनी को, एक कंपनी है, ये आईटी डिपार्टमेंट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर दो, टीडीएस काट लो। टीडीएस का मतलब जहाँ से पैसा पैदा हो वहीं पर टैक्स को काट लिया जाए। ध्यान दीजिएगा। आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब कंपनी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक निर्देश होता है कि जितने लोग आपके यहाँ काम करते हैं उनकी सैलरी कब देना है, टीडीएस, टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, टैक्स काटने के बाद देना है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, कंपनी जो सैलरी बांटती है
टैक्स काटने के बाद ही बांटती है, इसीलिए कर मुक्त वेतन बोला गया है। दोबारा उस कर्मचारी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अर्थात आप जान लीजिए, एक ही इनकम पर, एक ही आय पर 2 बार टैक्स देने की प्रथा नहीं है। इसको जानकारी होनी चाहिए। 10वां नंबर कहा गया है वेतन को स्वेच्छा से त्यागना। वेतन को स्वेच्छा से त्यागना। आपको जानकारी होनी चाहिए, जो वेतन है, ठीक है, जो वेतन है, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से कह देता है मैं वेतन नहीं लूँगा, मैं अपना वेतन छोड़ रहा हूँ, लेकिन तब भी उस वेतन पर टैक्स लगेगा, उस सैलरी पर टैक्स लगेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। वेतन कब लेना? कभी कभी होता है वेतन कम लेना। वेतन कम लेने का मतलब बहुत सारे कर्मचारी कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में तय कर लेते हैं, वेतन कम लेते हैं। तो आपको ध्यान दिया जाएगा, तो ऐसी दशा में भी याद रखिएगा, ना लिया गया वेतन अथवा वेतन में कमी वेतन नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान दीजिए, कोई वेतन छोड़ दे, अपने त्याग दे, और सरकार के, केंद्र सरकार के यहाँ उसे अंशदान कर दिया जाए तो उसको छूट दे दी जाती है, उस पर टैक्स नहीं लिया जाता। आपको ध्यान देना है। अगला है 12 अवकाश ग्रहण की प्राप्तियां। कहा गया है अवकाश ग्रहण करने पर ग्रेच्युटी, पेंशन की एकमुश्त, अर्जित अवकाश वेतन, अप्रमाणित प्रमाणित सभी वेतन माना जाएगा। और ग्रेच्युटी मिलती है कर्मचारियों को पेंशन मिलती है कर्मचारियों को। जैसे कभी कभी होता है साल भर में कुछ छुट्टी होती है, बहुत सारे लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, छुट्टी को सेल कर देते हैं, बाद में उसको वेतन मान लिया जाता है, तो इसको भी वेतन माना जाएगा, ठीक है। अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे आप, ठीक है। आपको जानकारी होनी चाहिए 13 नंबर, अगर किसी को ग्रेच्युटी मिल रही है, किसी को पेंशन मिल रही है, तो वेतन नहीं माना जाए, वेतन माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अगला नियोक्ता द्वारा की गई कटौती। नियोक्ता का मतलब मालिक। नियोक्ता द्वारा की गई कटौती। बहुत सारे नियोक्ता ऐसे होते हैं जो कटौती कर देते हैं, जो डिस्काउंट कर देते हैं। क्या कहा गया है? नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के वेतन में से अनिवार्य रूप से कटौती वेतन का प्रयोग मानी जाती है। जैसे प्रोविडेंट फंड, मतलब कंपनी के, बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो पीएफ आप सुनते होंगे, पीएफ कटता है, तो कुछ भाग पीएफ में अपना डालती हैं, कुछ कर्मचारियों के वेतन से काट कर डाल देती हैं। तो आपको याद देना है, इसको वेतन में जोड़ लिया जाएगा। पीएफ अगर कट गया है, पीएफ कटने के बाद वेतन दिया है, तो पीएफ में वेतन में पीएफ को जोड़ दिया जाएगा। तो आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें हैं, इसे आप अपनी कॉपी में ध्यान देकर लिख लेंगे। और आपको हम आगे बताने चाहते हैं कुछ महत्वपूर्ण और चीज़ें। वेतन की परिभाषा आपको जानकारी होनी चाहिए। वेतन की किसी भी प्रकार की कोई स्पष्ट परिभाषा तो दी नहीं गई है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझना है। जैसे वेतन में क्या क्या शामिल किया जाता है। वेतन में शामिल होने वाली आय, वेतन में शामिल होने वाली इनकम, ठीक है। आपको ध्यान देना है वेतन में क्या क्या शामिल किया जाता है। वेतन में मजदूरी शामिल किया जाता है, वेतन में ग्रेच्युटी भी शामिल किया जाता है, और वेतन में कोई फीस के बाद
अनुलाभ, कमीशन, भत्ता, ठीक है, अग्रिम वेतन, अग्रिम वेतन के बाद मकान, उसके बाद ऋण, ऋण मतलब ब्याज वगैरह जो ऋण पर बनता है। चौथा नंबर लिख लीजिएगा आप, अवकाश ना लेने के बदले, अवकाश ना लेने के बदले अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट नहीं लेता है, प्राप्त राशि, बहुत सारे लोग छुट्टी नहीं लेते हैं, उसके बदले सरकार उनको पैसा देती है। इतना अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो आपके काम की होगी, जो आपके सिस्टम की होगी। इतना अपनी कॉपी में पहले लिख लीजिए।